आज के हालात हैं, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी होती है। मैं ये बात खुद से जोड़ता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए मात्र एक किरदार नहीं, उनमें उनके नाम के साथ हमारी जान बसती है। उन्होंने जो हमें दिया है वो हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। मैं और मुझसे पहले जितने सियासी लीडर जो उस तहरीक को पसंद करते हैं, उस विचार पर चलते हैं, वो सब आज अगर हैं और अगर हमें जबान मिली है तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और आपकी जब मैं तहरीक को पढ़ रहा था मीम फाउंडेशन की, तो मैं महसूस कर रहा था, चाहे वो सर सैयद अहमद खान साहब की तहरीक हो या आपकी ये तहरीक हो, आप भी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और एजुकेशन देती क्या है? मैं तो एजुकेशन पे कुछ और सोचता हूं। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। एजुकेशन हथियार है। एजुकेशन सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, एजुकेशन जंप भी लगाती, और जंप का मैं आपको आज उदाहरण भी दूंगा। एजुकेशन से अच्छे बुरे की पहचान होती है, एजुकेशन से बौद्धिक विकास होता है, एजुकेशन से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एजुकेशन से अपनी बात को कहने का तरीका आता है। एजुकेशन हमें जिम्मेदार लोगों की शख्सियतों में के बीच में खड़ा करती है। और मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूं। कोई शख्स जिसकी कई पीढ़ियां गरीबी, बेबसी, लाचारी और बुनियादी सुविधाओं से दूर रही, और उसके परिवार की एक पीढ़ी ने एजुकेशन को एक्सेप्ट किया और अच्छी तरीके से एजुकेशन ली, तो वही जो गरीबी, बेबसी, लाचारी में जो परिवार जी रहा था, वो जंप करके आईएएस, आईपीएस, वकील, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कुछ भी बन सकता है। इस भूमिका पे जब वो आता है, उसका सम्मान बढ़ता है, उसके परिवार की हालत बदलती है, जिन लोगों के बीच वो रहता है उनके सोचने का तरीका बदलता है, बहुत कुछ बदलता है। एजुकेशन इसलिए जंप देती है कि कल तक जो सड़कों पे घूम रहा था और वो आज परीक्षा देके आईएएस की, और वो आईएएस बन के जब जिले में जाके डीएम बन के बैठता है तो पूरे जिले को ऑपरेट करता है, और जब उसकी गाड़ी कहीं से गुजरती है तो देखने वाले कहते हैं कि जिलाधिकारी जा रहा है। ये जंप है। जो काम 50 साल में नहीं हो सकता था वो 1 साल में हो सकता है, अगर आप एजुकेशन की वैल्यू को समझें। जिससे सांप्रदायिक ताकतें, नफरत फैलाने वाले लोग, जिससे बुनियादी ढांचे को, स्ट्रक्चर को कमजोर करने वाले लोग, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 1 नेशन 1 इलेक्शन इस देश की कमर तोड़ देगा। और देश में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं, शेड्यूल 7 में जो स्टेट को पावर है, उसकी कमर तोड़ देगा। आप देख लेना, जीरो कर देगा। पेरेंटल पावर इतनी बढ़ जाएगी कि चुनी हुई सरकारों को ये जब चाहे खत्म कर देंगे। इस तरह के हालात आज बन गए। उस पर चर्चा ना हो, उस चर्चा को छिपाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं आज देश में। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे कहूं कि नजर रखिए आपके मुल्क में क्या हो रहा है। ये मुल्क हम सबका है, किसी एक जमात का नहीं है, किसी एक जात का नहीं है, किसी एक क्षेत्र का नहीं है। ये मुल्क सबका है, सबका खून शामिल है। और मैं अपने जो साथी यहाँ संचालन कर रहे हैं उनसे भी, और जो यहाँ इधर मौजूद हैं जो अपनी बात, उनसे भी कहूंगा। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करते हुए नहीं कह रहा था, मगर मैं कह रहा था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं तो ये मुल्क हिंदुस्तान नहीं है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने 26 जनवरी 1950 को इसको इंडिया दैट इज भारत कहा, और जब तक आप इसको भारत नहीं कहेंगे, आप मेरी बात को याद रखें, तब तक आप उस विचार को बल देते रहेंगे जिस विचार के बाद आप कहते हैं कि मुल्क खतरे में। ये भारत है, ये इंडिया है, और इसके मीनिंग है। और इस मीनिंग को हमें समझना पड़ेगा कि हमारी यूनिटी ही इस देश की शक्ति है, और हमें एकजुट होकर आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिला के हर मुसीबत का सामना करना है। और आज जो हमारे साथी, जो एक्टिविस्ट जेल में हैं, क्योंकि हम दिल्ली में खड़े हैं, उनको याद भी हमें करना पड़ेगा, जो 4-4, 5-5 साल से बेल के इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका सिस्टम में कितनी खामियां आई, किसी छिपाने को नहीं है। मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर कह सकता हूं, जिन पे खतरे हैं कि कोई जज साहब इस बात से नाराज होके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान की परवाह करेंगे तो लड़ेंगे कैसे, आप ये बता। नुकसान तो जब होना होगा होगा, लेकिन सच बात कहने में किसी नुकसान से डरने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, और उस न्यायपालिका में जिस तरह की बहुल्यता है, वो ये महसूस कराती है
कि वहां से आने वाले फैसले और उनकी फैसलों के पीछे का मोटिव, वो अक्सर जो है, जो बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कही, जस्टिस शेखर कुमार यादव ने, उस बात को मजबूत करती है कि जहां जो बाहुल्यता है, जो मेजोरिटी है, उसके हक में फैसले होने चाहिए। जुडिशरी सिस्टम ये नहीं है कि हक में मेजोरिटी के हक में फैसले होने, जुडिशरी सिस्टम ये है कि न्याय होना चाहिए। अगर किसी की संख्या 1 है और सामने वाले 99 है तो 99 लोगों के हक में फैसला नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत फैसला उस एक के पक्ष में होना चाहिए जो सही है, तब ये न्याय माना जा सकता है। तो मुझे हमारे आज के जुडिशरी सिस्टम से और उसमें जिस तरह की सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, मुझे सबसे बड़ा खतरा महसूस होता है कि जहां आखिरी उम्मीद होती है न्याय की, और वो न्याय का मंदिर अगर सत्ता के आगे झुक जाए या सत्ता के आगे, सत्ता की चौखट पे दम तोड़ दे या नाक रगड़ दे, तो देश पे खतरा, वाकई में इस संविधान पे खतरा बढ़ जाता है। और आप महसूस कीजिए, बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या हमारा जुडिशरी सिस्टम सही काम कर रहा है। कितने लोग हैं, जब वो कल अगर निर्दोष पाए गए तो कहां से आप उनकी जवानी और उनका इस समय लौटा दोगे जिस समय को आपने बर्बाद करके रख दिया। सिर्फ सियासी कारणों से आज कितने लोग, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं यहां भी कह सकता हूं, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे साथी, उमर खालिद और खालिद सैफी से लेके सरजिल इमाम और मिरान हैदर से लेके सिफाउर रहमान से लेके जो जेलों में सड़ रहे हैं, और उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, और आवाज उठाई जाती तो दबाई जाती। और मैं यहां यह भी कहूंगा कि मेरे छोटे भाई अब्दुल्ला आजम और आजम खान साहब, जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, जो सर सैयद अहमद खान साहब ने चलाई थी एजुकेशन की मूवमेंट को, और उन्होंने वो जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आज जौहर यूनिवर्सिटी पे भी और आजम भाई को भी क्या सहना पड़ रहा है, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे कह रहा हूं, मुल्क हम सबको देख रहा है। एक पहला भी समय आया था जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, तब भी मिलके मुल्क ने लड़ाई लड़ी थी, और आज भी जरूरत है कि हम लोग मिलके एक मुट्ठी बन के लड़ें। और जब हम एक मुट्ठी बन के लड़ेंगे, क्योंकि चिंताएं होती हैं जब किसी एक मजहब पे बयान दिया जाता है, जब एक मजहब को कटघरे में खड़ा गया, चिंताएं होती। आज हमारे सिख समाज के भाई बैठे हैं, उनके मन में भी पीड़ा होती होगी जब वो अपनी बात को लेके कहीं आंदोलन करने आते हैं तो एक टाइटल देके उनको जो है, उनको उनकी भक्ति को, उनकी शक्ति को, उनकी राष्ट्र के प्रति जो है प्रेम को एक झटके से जो है अलग करने का प्रयास किया जाता है, उन पर आरोप लगाए जाते हैं। जब हमारे जैन समाज के लोग, उनके जो ऐतिहासिक स्तर, जिस तरह से उन पर कब्जा किया जा रहा है, जिस तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से उनके तीर्थंकरों को जो है और उनके जो पॉइंट्स हैं जिन उन पे कब्जा किया जा रहा है, उनमें भी चिंता है कि उनकी आवाज कोई उठाए। जिस तरह से बौद्ध भाइयों को जो है उनकी धार्मिक आजादी को छीना जा रहा है, सिर्फ 22 प्रतिज्ञा लेने पे मुकदमे हो जाते हैं, और तमाम तरह की चीजें हमारे सामने हैं। और मुसलमानों का तो क्या कहिए साहब, बस आपका तो नाम ही काफी। आपकी सारी मोहब्बत, आपका सारा संघर्ष, आपकी सारी मुल्क के प्रति वफादारी, सब एक झटके से दूर हो जाती है जब बस आपका नाम लोगों को पता हो जाता है। लेकिन ये चंद लोग हैं, मेरी बात को आप याद रखना, ये मुल्क नहीं है। इस मुल्क में वो भी लोग हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ने के लिए खड़े हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बात का भी मैं इस मंच के माध्यम से और एक अम्बेडकरवादी होने के नाते आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं कि हम संविधान की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये मुल्क वैसा ही होगा जैसा हम और आप चाहते हैं। ये मुल्क वैसा ही रहेगा जो संविधान चाहता है, और ये मुल्क आगे बढ़ेगा। हम सब लोग इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भीम। आप सबका धन्यवाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद।